हम लोग IPv4 हेडर देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, और हम लोगों ने स्टार्टिंग की दो फील्ड्स देखो, वर्जन और हेडर लेंथ, ये देख ली थी। बाकी बची हुई फील्ड्स की बात हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ। ये IPv4 हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार गेट एग्जाम में से क्वेश्चन पुट हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग हर बार आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको, इस हेडर को आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है। मतलब ये देखो, ये हर एक एक फील्ड का साइज आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्जन 4 बिट की है, गेट एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफिकेशन फील्ड IPv4 हेडर में कितने बिट की होती है, टाइम टू लीव फील्ड IPv4 हेडर में कितने बिट की होती है, प्रोटोकॉल फील्ड IPv4 हेडर में कितने बिट की होती है। और इवन ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि विंडो साइज फील्ड इज प्रेजेंट इन IPv4 हेडर और नॉट, एंड सो ऑन। तो आपको देखो ये यहाँ पे कहीं भी विंडो साइज नहीं नजर आ रहा, तो आप बोलोगे कि ठीक है जी, IPv4 हेडर में नहीं होती है। ठीक है, देख पा रहे हो, तो बहुत अलग अलग टाइप के और बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। विंडो साइज वाली बात मैंने क्यों बोली है, क्योंकि ये ना एक्चुअली TCP हेडर में होती है। तो आज तो नहीं, आप कल को कंफ्यूज हो सकते हो कि विंडो साइज किस में होती थी भाई, TCP हेडर में थी या IPv4 हेडर में थी। ठीक है, तो इसलिए गेट एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और वही बात है, अगर आपको चीजें याद है तो आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से और सीधे सीधे आंसर करके आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री के नंबर है ये सारे। अच्छा, मोर ओवर मैंने आपको बता दिया कि साइज तो याद रखना ही है, इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सीक्वेंस से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास कोई ये देखो, जैसे सीक्वेंस ऑफ बिट्स आपको दे देंगे। ठीक है, ये लो, चलो दोबारा से मैं लिखता हूँ। ये देखो, 0100, 01110, उसके बाद फिर 100 डॉट 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 डॉट, ऐसे करके ना कुछ मैं मान लेता हूँ कि 30 बिट्स आपको दे दी। ठीक है, और आपको क्या कहेंगे कि फर्स्ट 30 बिट्स ऑफ IPv4 डेटाग्राम आर गिवन। ठीक है, फर्स्ट 30 बिट्स ऑफ IPv4 डेटाग्राम आर गिवन। अच्छा, व्हाट इज हेडर लेंथ, व्हाट इज हेडर लेंथ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई, इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, है ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि मतलब सीक्वेंस। ये देखो, जैसे ये अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है कि पहली 4 बिट वर्जन है, दूसरी 4 बिट हेडर लेंथ है, एंड सो ऑन, तो फिर आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी हमें आंसर करना आना चाहिए। तो अब इन्होंने सीधा सीधा पूछा व्हाट इज हेडर लेंथ फील्ड, या यू कैन से व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेडर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखो HLEN इन्होंने सीधा दे दिया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी करके जा सकते थे। ये देखो, जैसे ये होगी फर्स्ट 4 बिट्स और ये होगी नेक्स्ट 4 बिट्स, तो नेक्स्ट 4 बिट्स हमारी हेडर लेंथ होती हैं, तो आप बोल के भाग सकते थे 0110। ठीक है, वही बात है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में हमारे पास 6 भी गिवन हो सकता है ना, या फिर अब वही बात है, मैंने को बताया था ना, हेडर हेडर की जो लेंथ है, जो भी हेडर लेंथ फील्ड होगी, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा एक्चुअल हेडर की लेंथ आती है। तो 6 × 4 दैट इज 24, तो 24 भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है जी, तो आपको वही बात है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिगुअस हो गया है, HLEN मैंने पूछ ली, तो थोड़ा अच्छे से मैं पूछता तो मैं सीधा बोलता कि हेडर लेंथ ऑफ हेडर बताओ। सिंपल क्वेश्चन, लेंथ ऑफ हेडर बताओ। तो लेंथ ऑफ हेडर क्या होती है भाई, 24। और अगर आपसे पूछते कि हेडर लेंथ फील्ड बताओ, हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू बताओ, ऐसे अगर आपसे पूछते तो आप 6 पे टिक लगा के आते। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ये छोटा सा कंफ्यूजन है, शायद आई थिंक आपको अपने आप से क्लियर हो रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपसे पूछते हैं हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू बताओ, तो आप बोल के आते हैं 6। ठीक है, ये देखो, हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू बताओ, तो आप 6 बोल के आते हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ हेडर बताओ, लेंथ ऑफ हेडर आप 24 लगा के आते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, सिंपल बात है ना। तो ये बात है भाई, देखो अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता, ये देखो अगर आपको ये हेडर नहीं पता किस सीक्वेंस में क्या है हमारे पास, मतलब शुरू के 4 बिट वर्जन है, फिर हेडर लेंथ है, फिर सर्विस टाइप है, फिर टोटल लेंथ फील्ड है, एंड सोन, अगर ये सब आपको नहीं पता, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते थे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, और भी बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे मैं सारे कराऊंगा, बट पहले थोड़ी थोड़ी सी हम लोग थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो हाँ जी, तो फर्स्ट 2 फील्ड्स हमने देख ली थी ना, वर्जन और हेडर लेंथ। अब हम सर्विस टाइप फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सर्विस टाइप फील्ड क्या है। देखो, सर्विस टाइप फील्ड, सर्विस टाइप, देखो सर्विस टाइप फील्ड एक्चुअली 8 बिट की फील्ड्स है ना, तो मैं 8 बिट बना लेता हूँ। ठीक है, 8 बिट बना लेता हूँ, 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है, टोटली 8 बिट हो गई है। अच्छा, जो शुरू की 3 बिट है ना, ये प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि जो भी आईपी डेटाग्राम है उसकी क्या प्रायोरिटी है। अच्छा, उसके बाद ये जो 4 बिट्स हैं ये हैं जी DTRC, और जो लास्ट बिट है ये फ्यूचर के लिए रिजर्व है। ठीक है, कोई और काम करना होगा तो इसे कर लेंगे, अभी फिलहाल ये रिजर्व है, अभी इसका कोई काम नहीं है लास्ट बिट का। ठीक है, तो प्रायोरिटी मतलब समझो, देखो प्रायोरिटी क्या है। देखो क्योंकि 3 बिट की फील्ड है ना प्रायोरिटी, तो कहां से कहां वैल्यू ले सकता है, ये 000 से लेकर के 111 तक, है ना, सिंपल। तो 000 का मतलब क्या होगा, ये लीस्ट प्रायोरिटी का डेटाग्राम है। लीस्ट प्रायोरिटी मतलब कि अगर कभी बाय चांस कोई कंजेशन हुई नेटवर्क में, डेटाग्राम्स को हमें डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले ये लीस्ट प्रायोरिटी वाले पैकेट्स डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। ठीक है, और 111 का मतलब क्या है जी, हाईएस्ट प्रायोरिटी के पैकेट्स। ठीक है, तो इनको सबसे बाद में यू कैन से ड्रॉप किया जाएगा, और सबसे पहले किनको किया जाएगा जी, 000 वाले को। आई थिंक समझ पा रहे हो, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं ये जो DTRC है ये क्या है। ठीक है, व्हाट इज दिस DTRC। तो देखो भाई, डी का मतलब है, मैं लिख देता हूं, देखो डी का मतलब है जी डिले। ठीक है, डी का मतलब है डिले, टी का मतलब है जी थ्रूपुट, डिले थ्रूपुट, आर का मतलब है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, और सी का मतलब है जी कोस्ट। ठीक है, COST कोस्ट। हाँ, तो अब जिस टाइप की सर्विस आपको चाहिए ना, उस टाइप की सर्विस के लिए हम इन इन बिट्स को 1 करके भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने भेजा, ये देखो, जैसे अगर मैंने ये 4 बिट की फील्ड है ना, ये DTRC। ठीक है, DTRC 4 बिट की फील्ड है, तो हम लोग जैसे मैंने ये भेजा 1000, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को ऐसे रास्ते से पैकेट में, मतलब मैं ऐसे रास्ते से पैकेट भेजना चाहता हूँ जहाँ पे डिले मिनिमम हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप डिले मिनिमम चाहते होगे तभी तो, मैक्सिमम डिले का क्या मतलब है ना। तो डिले मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग 1000 ऐसे भेजेंगे, समझ गए ना। तो डी वाला 1 कर दिया, DTRC, ये देखो, समझ गए हो ना, आई थिंक मेरे ख्याल से कि तो बेसिक सी बात है, ये DTR और C। तो D1 हो गया, T0 R0 C0, मतलब मिनिमम डिले वाले रास्ते से हम पैकेट को भेजना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ऐसे ही थ्रूपुट है, तो हम क्या भेज सकते थे, जैसे ये देखो 0100, तो मैक्सिमम थ्रूपुट वाले रास्ते से भेजना चाह रहे हैं। रिलायबिलिटी मतलब मैक्सिमम रिलायबिलिटी वाले रास्ते से भेजना चाह रहे हैं। कोस्ट मतलब मिनिमम कोस्ट वाले रास्ते से भेजना चाह रहे हैं, है ना। आई थिंक बेसिक सी बातें समझ चुके होगे, आप चाहो तो इनको क्लब भी कर सकते हो, है ना, कि 1100 भेजने का मतलब क्या होगा भाई, मिनिमम डिले मैक्सिमम थ्रूपुट वाले रास्ते से मैं भेजना चाहता हूँ, एंड सो। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, बट फिर भी शायद आपको डाउट ना आ जाए तो मैं लिख देता हूँ, डिले हमारा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मैं इधर करके लिखता हूँ, ये देखो, डिले जो है, डिले शुड बी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम डिले, और थ्रूपुट मैक्सिमम। अच्छा, रिलायबिलिटी ऑब्वियसली मैक्सिमम, कोस्ट ऑब्वियसली मिनिमम। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना, तो किस रास्ते से भेजना है वो आप पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये होगी फील्ड्स हमारी DTRC, और ये होगी प्रायोरिटी। याद कैसे रखना है भाई, देखो ये याद नहीं रहेगा आपको कि कैसे किस सीक्वेंस में था, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, किस सीक्वेंस में ये चलते हैं, मतलब किस सीक्वेंस में बिट्स हैं, DRTC है, DTRC है, एंड सो ऑन। तो सिंपल याद रखना भाई, मैं जैसे याद रखता हूँ, मैं तो DTC से याद रखता हूँ। DTC की बसें होती है ना दिल्ली में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, DTC, तो बीच में बस R घुसा दो, तो ये हो गया जी हमारा DTRC। ठीक है, आई थिंक आप इस टाइप से याद रख सकते हैं, बाकी नहीं तो जो आपको स्टाइल ठीक लगता है आप वैसे स्टाइल बना सकते हैं इसको याद करने का। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया हमारी सर्विस टाइप। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, देखो एक थी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। IETF, IETF क्या है भाई, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अच्छा, इसने ये जो फील्ड है ना हमारी सर्विस टाइप, इसको IETF ने बना दिया था भाई डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। ठीक है,
डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने बता दिया, इससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता डिफरेंशिएटेड सर्विसेज क्या होती हैं एंड सो ऑन, उसको मारो गोली, इतना हमारा गेट के सिलेबस में नहीं है। बट अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है डिफरेंशिएटेड सर्विसेज क्या है ये सब समझने में, तो आप फॉरोजन की बुक में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना भाई, बात ऑब्वियस है बट स्टिल मैं बता देता हूँ, सर्विस टाइप को कई बुक्स टाइप ऑफ सर्विस भी कह देती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, नाम से समझ में आ रहा होगा सर्विस टाइप बोलो या टाइप ऑफ सर्विस बोलो एक ही बात है, ठीक है। बट इस फील्ड को, ठीक है, सर्विस टाइप या टाइप ऑफ सर्विस, इस फील्ड को आईईटीएफ ने, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डिफरेंशिएटेड सर्विसेज का नाम दे दिया था, ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, तो सर्विस टाइप वाली फील्ड हमारी कंप्लीट है। अब एक बार ऊपर चल के देखते हैं नेक्स्ट फील्ड क्या है और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है जी टीएल, दैट इज टोटल लेंथ फील्ड, 16 बिट की ये फील्ड है। तो इसकी जरा एक्सप्लेनेशन समझो फटाफट से। देखो टोटल लेंथ, देखो टोटल लेंथ, देखो टोटल लेंथ फील्ड 16 बिट की है, ठीक है। 16 बिट्स का मतलब आप समझ रहे होगे, 16 जीरो से लेकर के हम लोग 16 वंस तक जा सकते हैं, है ना। अच्छा 16 वंस का मीनिंग मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको तरीके बहुत बताए थे, है ना, ये जब मैं आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहा था वहां बताया था। 16 वन का मतलब क्या होगा भाई, 2 पावर 16 माइनस 1, और ये कितना आता है भाई 65535, ठीक है, 65535। और अगर आपको याद आ रहा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था कि जो हेडर सॉरी जो आईपी डेटाग्राम है, आईपी डेटाग्राम की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है भाई, मैक्सिमम लेंथ होती है 65535, और इसका कारण आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, टोटल लेंथ फील्ड क्योंकि 16 बिट्स की है, 16 बिट्स का मतलब 16 वंस, बड़े से बड़ा नंबर 16 बिट्स में आप क्या डाल सकते हो भाई, 16 के 16 वंस, तो 16 वंस का जब हम डेसिमल इक्विवेलेंट देखते हैं तो वो निकलता है 65535। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सामने प्रूफ आ गया कि डेटाग्राम की मैक्सिमम लेंथ 65535 क्यों होती है, ठीक है। और ये चीज समझ में आ रही है ना, टोटल लेंथ मतलब टोटल कितनी लेंथ है डेटाग्राम की, मतलब हेडर प्लस डेटा दोनों चीजें मिला करके टोटल लेंथ होती है। प्लीज ये बात मैं लिख देता हूँ भाई, कहीं आपको कल को कंफ्यूजन ना आ जाए, नाम से समझ में आ रहा होगा बट स्टिल मैं लिख देता हूँ, टोटल लेंथ क्या होती है भाई, हेडर लेंथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, हेडर लेंथ प्लस डेटा लेंथ दोनों चीजें मिला करके टोटल लेंथ होता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि हमें टोटल लेंथ फील्ड चाहिए ही क्यों, है ना। ये देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर देखो ऐसा होना चाहिए कि ये देखो जैसे ये हेडर है, ठीक है, और ये हमारे पास ट्रेलर है, ठीक है, और बीच में है हमारे पास डेटाग्राम, तो ये मैंने आपको फ्रेम दिखा दिया, ठीक है ना, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ तो ये हमारा फ्रेम हो गया। तो अब क्या होगा भाई, जैसे डीएलएल ने फ्रेम रिसीव किया तो फ्रेम में से हेडर और ट्रेलर ये हट जाएगा, ये हेडर और ये ट्रेलर हट जाएगा, और ये डेटाग्राम सीधा का सीधा नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ये डीएलएल होगी, ये नेटवर्क होगी, हाँ जी, तो नेटवर्क लेयर के पास डेटाग्राम आ जाएगा। अच्छा अब डेटाग्राम में हमारे को पता है हेडर लेंथ फील्ड है, तो हेडर लेंथ फील्ड से हमें पता लग जाएगा कि हेडर की कितनी लेंथ है, तो बस वो लेंथ, जैसे सपोज कर लो हेडर की लेंथ हमें पता लग गया कि 20 बाइट्स है, तो क्या किया जाएगा, शुरू की 20 बाइट्स हम हटा देंगे, ठीक है, 20 बाइट्स हटा देंगे, और बाद में जो कुछ होगा वो सारा डेटा होगा, तो ये डेटा आगे ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड हो सकता है ना, सारा कुछ तो रेडी है, तो फिर ये टोटल लेंथ की फील्ड हम दे ही क्यों रहे हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखो, डेटा सबसे पहले तो फिजिकल लेयर ने कुछ रिसीव किया है ना, तो उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर के पास फ्रेम पहुंचा, तो डेटा लिंक लेयर ने क्या किया, मतलब फिजिकल लेयर ने सिग्नल्स रिसीव किए होंगे, तो डेटा लिंक लेयर ने फ्रेम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहेंगे डेटा लिंक लेयर ने एक फ्रेम रिसीव किया, तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी भाई, हेडर और ट्रेलर हटाएगी, डेटाग्राम बीच में से निकालेगी और नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड कर देगी। अच्छा नेटवर्क लेयर आगे क्या करेगी भाई, अच्छा ये थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेयर्स की मैं बातें करता रहता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे बैठे कोई प्रोसेसेस होंगे जो ये काम करते होंगे, तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चल रहा है भाई, ठीक है, तो नेट डेटा लिंक लेयर पे बैठा कोई प्रोसेस, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में बोलूं तो डेटा लिंक लेयर पे बैठा कोई प्रोसेस, उसने कुछ डेटा लिया और वो डेटा फॉरवर्ड कर देगा किसी दूसरे प्रोसेस को, ठीक है, दैट इज बाय आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो सारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो नेटवर्क लेयर ने डेटाग्राम रिसीव कर लिया, अब नेटवर्क लेयर क्या करेगी,
हेडर लेंथ देख लेगी, है ना। हेडर लेंथ से उसको पता लग जाएगा कि कितने बाइट्स का हमारे पास हेडर है। सपोज करो उसको लगा कि 20 बाइट्स का हेडर है, तो वो क्या करेगी भाई, 20 बाइट्स शुरू की हटा देगी और डेटा ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड कर देगी, है ना। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हेडर लेंथ फील्ड की जरूरत क्यों है, क्योंकि हेडर जो है हमारे पास वो वेरिएबल लेंथ का है भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वेरिएबल लेंथ का हेडर है ना, मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 60। तो अब हमें कैसे पता भाई कितने बाइट का हेडर है, तो इसलिए हेडर लेंथ फील्ड बहुत जरूरी है ना। अगर हेडर लेंथ फील्ड नहीं होगी तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पता ही नहीं लगेगा कितने बाइट्स का हेडर है, तो मतलब नेटवर्क लेयर को कितने बाइट का हेडर हटाना है और डेटा जो है आगे ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करना है, ये चीज उसको पता नहीं लगेगी। तो इसलिए हेडर लेंथ फील्ड बहुत जरूरी है, और ये चीज हमने डाली हुई है तो हमारा सारा काम तो चल ही रहा है ना। तो फिर टोटल लेंथ फील्ड की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो अब देखो मैं इस बात का आंसर करता हूँ। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो टोटल लेंथ फील्ड इसलिए चाहिए, यहाँ पे ना हमने एक छोटी सी चीज मिस करी है। डेटाग्राम वाली बात तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन सपोज करो मैंने आपको बताया था डेटा लिंक लेयर पे जनरली कौन सा प्रोटोकॉल चलता है भाई, इथरनेट, है ना। और इथरनेट क्या कहता है भाई, मिनिमम फ्रेम साइज वाली बात याद है ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन करी थी। मिनिमम फ्रेम का साइज होता है जी 64 बाइट्स, है ना। 64 बाइट्स को करने के चक्कर में इसको डेटा रखना पड़ेगा जी 46 बाइट्स का, है ना। और साथ साथ आगे डेटा 46 बाइट्स का, और जो ओवरहेड्स होते हैं वो 18 बाइट्स के होते थे, तो 18 प्लस 46 से 64, है ना। तो अगर सपोज करो डेटा जो है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ भाई अच्छे से, है ना, शायद आपको लगेगा कि बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है। हाँ जी, तो डेटा है जी 46 बाइट्स का, ठीक है। तो अब अगर 46 बाइट्स का डेटा, यू कैन से जो डेटाग्राम, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या होगा, डीएलएल के लिए डेटा क्या है भाई, ऊपर से जो आया, है ना, ऊपर से क्या आया, मतलब नेटवर्क से क्या आया, डेटाग्राम। तो डेटाग्राम 46 बाइट्स का होना चाहिए, लेकिन अगर 46 बाइट्स का नहीं निकलता था तो हम क्या करते थे भाई, पैडिंग। तो अगर आपने पैडिंग करी है तो एक बात मुझे ये समझाओ, डेटाग्राम और पैडिंग दोनों चीजें ऊपर नेटवर्क लेयर पर चली जाएंगी भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो डेटा लिंक लेयर की जिम्मेवारी होगी कि पैडिंग हटाई जाए, है ना, मतलब सॉरी, डेटा लिंक लेयर तो डेटाग्राम और पैडिंग दोनों चीजें नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड कर देगी। अब नेटवर्क लेयर की जिम्मेवारी है ना देखना कि पैडिंग भी बीच में इसको मैं हटाऊं, तो पैडिंग थोड़ी ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करनी है। तो इसीलिए हमारे को टोटल लेंथ फील्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ, ये देखो जैसे क्या होगा। देखो जैसे ये हमारे पास डेटाग्राम है, ये चलो थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे देखते हैं हम लोग। ये देखो, जैसे सपोज कर लो ये हमारे पास फ्रेम है, ठीक है, हेडर, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डेटा ग्राम प्लस पैडिंग, ठीक है, डेटा ग्राम प्लस पैडिंग, ठीक है जी, दोनों चीजें हैं हमारे पास। और यहाँ पे ट्रेलर। तो ये कहानी है जी डेटा लिंक लेयर की, ठीक है जी। डेटा लिंक लेयर अब क्या करेगी भी, डेटाग्राम उसको तो कुछ नहीं पता, हेडर और ट्रेलर निकालेगी और नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड कर देगी डेटाग्राम प्लस पैडिंग। तो अब नेटवर्क लेयर को जिम्मेवारी है ना भाई, देखना कि ये तो डेटाग्राम प्लस पैडिंग दोनों चीजें हैं, तो मेरे को सिर्फ डेटाग्राम ही चाहिए, पैडिंग नहीं चाहिए। तो उसके लिए नेटवर्क लेयर को पता होना चाहिए था कि डेटाग्राम की टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। समझ पा रहे हो, अगर नेटवर्क लेयर को डेटाग्राम की टोटल लेंथ ही नहीं पता होगा तो फिर उसको कैसे पता लगेगा कि पैडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड सो ऑन, ठीक है जी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमें टोटल लेंथ फील्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो टोटल लेंथ फील्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि नेटवर्क लेयर पहचान सके कि कितना हमारा डेटाग्राम है और कितनी हमारी पैडिंग है, ठीक है। अच्छा एक बात ना और आपको ध्यान रखनी है, ये सब जो मैंने आपको बताया है ना, ये सब थ्योरेटिकली है, ठीक है, मतलब सिंपल थ्योरी में जो कुछ है वो मैंने बता दिया है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, मतलब जो एक्चुअली हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं एंड सो ऑन होता है, जो प्रैक्टिकली हम जब चीजों को देखते हैं, तो वहां पे ना इतना लेयर्स का मीनिंग नहीं होता। जैसे आप फोरोजन की बुक में भी पढ़ेंगे, तो फोरोजन की बुक से ही मैंने ये एग्जाम्पल उठाया है एज इट इज की टोटल लेंथ फील्ड हमें क्यों चाहिए होते हैं, जो रीजन है ये मैंने फोरोजन से ही उठाया है। और फॉरजन की बुक में उन्होंने सिंपल एक लाइन लिख के छोड़ दिया कि मशीन कैन नॉट आइडेंटिफाई
वेयर डेटाग्राम एंड्स एंड पैडिंग स्टार्ट। ठीक है, मतलब मशीन को पता नहीं लगेगा ना कि डेटाग्राम कहाँ खत्म हुआ और पैडिंग कहाँ शुरू हो रही है, एंड्स ऑन मतलब पूरा डेटाग्राम है या बीच में कुछ पैडिंग है, ये सब कुछ उसको पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास टोटल लेंथ फील्ड है। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं बताया कि नेटवर्क लेयर आइडेंटिफाई करेगी या डेटा लिंक लेयर आइडेंटिफाई करेगी, एंड्स ऑन। तो इतना डिटेल में हमें ज्यादा घुसने की जरूरत भी नहीं है। बेसिस का कंसेप्ट आपको याद रखना भाई, अगर टोटल लेंथ फील्ड नहीं होगी तो मशीन को कैसे पता लगेगा कि डेटाग्राम हमारा कहाँ खत्म हुआ और कहाँ नहीं हुआ, मतलब उसमें पैडिंग है या नहीं है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा। तो इसलिए टोटल लेंथ फील्ड हमें चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट फील्ड पे। एक बार जरा ऊपर चल के देखते हैं हमारी नेक्स्ट फील्ड कौन सी थी। ठीक है, फिर हम उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, तो देखो भाई, नेक्स्ट फील्ड हमारी थी, प्रीवियस पेज पे है आई थिंक, हाँ। तो नेक्स्ट फील्ड देखो, नेक्स्ट फील्ड है हमारी टोटल लेंथ के बाद आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। ये तीनों फील्ड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी हमें इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक आएगा। ठीक है, दो चीज होती है, फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। तो वो सब क्या होता है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। फ्रेगमेंटेशन के टॉपिक में ये सब डिटेल में आएगा। ठीक है, अभी हमें घुसने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फील्ड, डेट इज टीटीएल और टाइम टू लिव फील्ड। ठीक है, तो टीटीएल फील्ड समझते हैं जरा क्या है। देखो, टीटीएल फील्ड क्या है? टीटीएल क्या है भाई? टाइम टू लिव, टाइम टू लिव। अच्छा, ये कितने बिट की फील्ड है जी? 8 बिट की फील्ड है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बताती है एग्जैक्टली वो हम लोग अब देखते हैं। देखो, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम मानते हैं कि हमारे पास ना 3 राउटर्स हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, दीज आर 3 राउटर्स। अच्छा, और इस राउटर ने ना पैकेट रिसीव किया। ठीक है, और पैकेट रिसीव करने के बाद इसने आईपी हेडर देखा होगा, हेडर में से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखा होगा, और अब इसको पता लगाना है कि किस पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं से ये है जी पोर्ट नंबर 1 और ये है जी पोर्ट नंबर 2 और ये है पोर्ट नंबर 3। तो राउटर ने पोर्ट नंबर 3 से पैकेट रिसीव किया है। अब इसको पता लगाना है कि किस पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड होना है। तो उसके लिए आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हर एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होती है, और राउटिंग टेबल को कंसल्ट करके उसको पता लगता है कि पैकेट कहाँ फॉरवर्ड होना है एंड सो ऑन। राउटिंग टेबल एक्जैक्टली क्या होती है, इसमें कितने कॉलम्स होते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक बेसिक आइडिया आपको होगा, है ना। अच्छा, तो अब क्या होता है ना, राउटिंग टेबल में जो लास्ट एंट्री होती है ना, हम उसको बोलते हैं डिफॉल्ट एंट्री। ठीक है, तो डिफॉल्ट एंट्री का मतलब क्या है कि अगर ये देखो, ये जो राउटर है इसको नहीं पता कि पैकेट कहाँ फॉरवर्ड होना है, हम एज्यूम करते हैं इसको नहीं पता लग रहा कि एग्जैक्टली पैकेट कहाँ जाना है, तो फिर इसके पास आखिरी ऑप्शन जो होता है उसको हम डिफॉल्ट एंट्री कहते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन मतलब डिफॉल्ट एंट्री यूज करेगा, और जिस भी राउटर को फॉरवर्ड करना होगा वो कर देगा। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि डिफॉल्ट एंट्री में ना पोर्ट नंबर 1 लिखा हुआ था। ठीक है, तो वही होगा ना, कुछ कुछ कॉलम्स के नाम होते हैं, तो लास्ट कॉलम का नाम हम मान लेते हैं पोर्ट नंबर है। ठीक है, पोर्ट नंबर, हाँ जी। तो डिफॉल्ट एंट्री से इसको पता लगा कि पोर्ट नंबर 1 से पैकेट फॉरवर्ड होना है, तो इसने पोर्ट नंबर 1 से पैकेट फॉरवर्ड कर दिया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये राउटर क्या कह रहा है, भाई मुझे नहीं पता पैकेट कहाँ फॉरवर्ड होना है, जिस भी राउटर के पास आप भेज रहा है, मतलब इस राउटर को ये कह रहा है कि भाई आप देख लो पैकेट कहाँ जाना है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसने वही बात है, जैसे आपको क्वेश्चन आया आपके पास, आपको समझ नहीं आया तो आप पास कर दो, क्योंकि मेरे फ्रेंड से पूछा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। जैसे टीम वर्क होता है, 3-4 लोग हैं वाइवा में बैठे हैं, जैसे आप 3-4 लोगों की टीम है, आप कोई वाइवा फेस कर रहे हैं, तो जैसे वही बात है, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं जैसे, है ना, तो 3-4 लोगों ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, जब फाइनल वाइवा हो रहा होता है तो प्रोफेसर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कहते हो जी पास, मुझे नहीं पता, आप मेरे फ्रेंड से पूछ लो, ये काम मैंने नहीं किया। तो वही बात है, ये राउटर कह रहा है भाई मुझे नहीं पता पैकेट कहाँ फॉरवर्ड होना है, तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देख लेना भाई कहाँ जाना है। ठीक है, तो अब वही बात है, पैकेट इस राउटर ने रिसीव किया। ठीक है, सेकंड राउटर ने पैकेट रिसीव किया, अब इसने भी अपनी एंट्री देखी, इसको भी समझ नहीं कि कहाँ जाना है, तो इसने भी वही बात है डिफॉल्ट एंट्री चेक करी। तो डिफॉल्ट एंट्री से इसको पता लगा कि ठीक है जी, मेरे को जैसे ये हम मान लेते हैं इसका पोर्ट नंबर 1 है और ये पोर्ट नंबर 2 है, तो इसको लगा कि ठीक है जी पोर्ट नंबर 2 से फॉरवर्ड होगा, तो इस राउटर ने भी उठा के पोर्ट नंबर 2 से फॉरवर्ड कर दिया। मतलब वही बात है, इसको भी नहीं समझ में आया कहाँ जाना है, तो इसने डिफॉल्ट एंट्री यूज करी, तो अब इसने कहा कि मुझे नहीं पता, आप देखो भी कहाँ जाना है पैकेट। तो इसने जब पैकेट रिसीव किया तो इसने भी कहा भाई मुझे नहीं पता, तो इसने फिर आगे इधर भेज दिया। हम एज्यूम कर रहे हैं ना डिफॉल्ट एंट्री, तो मतलब इसके लिए डिफॉल्ट एंट्री में ये राउटर था, इसके लिए डिफॉल्ट एंट्री में ये राउटर था, इसके लिए डिफॉल्ट एंट्री में ये राउटर था। ठीक है, तो मतलब वही बात है, लूप बन गई, तो इस लूप के अंदर ही घूमता रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं?
इसने पैकेट इधर फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि इसको पता नहीं था पैकेट कहाँ जाना है, इसको भी नहीं पता था पैकेट कहाँ जाना है, तो इसने नीचे फॉरवर्ड कर दिया। इसको भी नहीं पता था पैकेट कहाँ जाना है, तो इसने इधर फॉरवर्ड कर दिया, एंड सो ऑन। तो पैकेट लूप में घूमता रहेगा, सारी उम्र घूमता रहेगा, कभी से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। और ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हो गए तो जबरदस्ती की नेटवर्क के अंदर कंजेशन आ जाएगी, क्योंकि राउटर्स कुछ ऐसे फालतू के पैकेट्स को फॉरवर्ड करने में बिजी हो जाएंगे, जो एक्चुअल पैकेट्स होंगे जो सेंडर से रिसीवर पे जा रहे होंगे वो पैकेट को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज को हम लोग कंजेशन का नाम दे देंगे, समझ पा रहे हो। अब देखो राउटर के पास ऐसे फालतू फालतू पैकेट आ रहे हैं ना, बहुत सारे पैकेट्स हो गए, तो राउटर तो इन्हीं पैकेट्स को फॉरवर्ड करने में लगे रहेंगे। अगर ऐसे में माने तो बहुत सारे पैकेट्स हो गए तो इन्हीं में बिजी रहेंगे, तो बाकी जो एक्चुअल पैकेट्स होंगे जिनका रास्ता इनको पता होगा कि हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको भी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फालतू के कामों में बिजी हो गया है। तो इस चीज को हम लोग कंजेशन बोलते हैं। हम आगे समझाएंगे आपको एक्जैक्टली इसमें क्या होता है, बट बेसिक आइडिया आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो ऐसे ये लूप बन गई ना, तो इसको हम बोलते हैं लूप प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ गेट एग्जाम में, इसलिए मैंने काफी देर लगाई ये समझाने में। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? लूप प्रॉब्लम। ठीक है, तो लूप प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है भाई? टीटीएल फील्ड। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा टीटीएल फील्ड कैसे इसको सॉल्व करेगी। तो लिख लेना भाई छोटा सा, लूप प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या होती है भाई? टीटीएल, शॉर्ट में लिख लेना। ठीक है, टाइम टू लिव फील्ड। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे ये कैसे काम करती है एंड सो ऑन। अच्छा, एक और एग्जांपल चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे सपोज करो किसी राउटर ने पैकेट रिसीव किया और ना राउटर की राउटिंग टेबल करप्ट हो गई। तो करप्ट होने के कारण उसको क्या लगा कि भाई किसी गलत पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, और क्या करेगा, है ना। राउटिंग टेबल थी उसकी, करप्ट हो गई। करप्ट होने के कारण उसने जो पैकेट रिसीव किया तो किसी गलत पोर्ट से फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे ही इसने किसी गलत पोर्ट से फॉरवर्ड किया, तो आगे चांसेस हो सकते हैं कि आगे जिस राउटर ने रिसीव किया पैकेट, उसको समझ नहीं आया पैकेट कहाँ जाना था, है ना। क्योंकि ये देखो, जैसे ये देखो, इस राउटर की जिम्मेवारी थी पैकेट को फॉरवर्ड करना, ठीक है, क्योंकि इसको पता था कहाँ जाना है। लेकिन वही बात है, इसने गलती करी, मतलब इसकी राउटिंग टेबल करप्ट होगी और इसने किसी दूसरे राउटर के पास पैकेट फॉरवर्ड कर दिया। अब इस राउटर को तो पता ही नहीं कि पैकेट कहाँ जाना था, तो इसने घुमा घुमा करके हो सकता है कि पूरे के पूरे इंटरनेट में पैकेट घूम जाए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? टाइम टू लिव फील्ड। तो देखो अब टाइम टू लिव फील्ड क्या होती है, मैं पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। देखो भाई ये फील्ड क्या कहती है, देखो सपोज करो हमारे पास ये सेंडर है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, सेंडर सेट करता है टीटीएल फील्ड। प्लीज ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में। टीटीएल फील्ड की इनिशियल वैल्यू कौन सेट करता है भाई? सेंडर। तो इसने सपोज करो सेट किया 3। ठीक है, टीटीएल फील्ड की वैल्यू 3 सेट करी। तो जैसे ही सेंडर पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, पहला राउटर इस पैकेट को रिसीव करेगा। रिसीव करते ही ये 3 को काट के 2 कर देगा, मतलब एक डिक्रीमेंट कर देगा टीटीएल फील्ड की वैल्यू, और आगे पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो अब इस राउटर ने पैकेट रिसीव किया, तो टीटीएल फील्ड क्या रही होगी भाई? 2। इसने, क्योंकि इसने ये देखो, सबसे पहले सेंडर ने 3 सेट करके भेजा, इस सेकंड राउटर ने रिसीव, सॉरी फर्स्ट राउटर ने रिसीव करा, तो क्या रिसीव किया होगा भाई? टीटीएल फील्ड 3। अब 3 को काट के इसने 2 कर दिया, मतलब एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी और आगे नेक्स्ट राउटर को फॉरवर्ड कर दिया। अब ये राउटर क्या करेगा भाई? आप समझ पा रहे होगे भाई, 2 को काट के 1 करेगा और आगे पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। अब इस राउटर ने रिसीव करा पैकेट, तो ये क्या करेगा भाई? 1 इसने रिसीव करा होगा टीटीएल फील्ड, 1 को काट के 0 करेगा, और जैसे ही ये 0 करेगा ये पैकेट को ड्रॉप कर देगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो जो भी राउटर, सीधी सी बात, क्या हमें मेन बात समझ में आई? जो भी राउटर इस फील्ड को 1 से 0 करेगा, वो राउटर पैकेट को या डेटाग्राम को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। अब आपको आई थिंक अपने आप से क्लियर हो गया होगा कि लूप प्रॉब्लम हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे, है ना। तो जैसे पहले राउटर के पास पैकेट आएगा, ये देखो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, जैसे पहले राउटर के पास पैकेट आया, हम मान लेते हैं टीटीएल फील्ड थी से 4। ठीक है, तो इसने फॉरवर्ड करना था, तो उसने 4 को काट के 3 करा, तो इस राउटर ने 3 रिसीव करा। अब ये 3 को काट के 2 करेगा, और इस राउटर के पास आएगा, इसने 2 रिसीव करा, 2 को काट के 1 करेगा, और जैसे ही इस राउटर के पास वापस पैकेट आएगा, तो फिर इसने 1 रिसीव करागा, 1 को काट के 0 करेगा, और 0 करते ही ये पैकेट को ड्रॉप कर देगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो लूप प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम लोग टीटीएल फील्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा जी, तो अब एक बात ये भी समझो, बेसिक बेसिक से ना क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देता हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। टीटीएल फील्ड, टीटीएल फील्ड वैल्यू इज 8। तो आपसे पूछेंगे हाउ मेनी राउटर्स इट कैन ट्रेवल, हाउ मेनी
routers it can travel। और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा how many routers it can cross, how many routers it can क्रॉस। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन तो प्लीज ध्यान रखना भाई, कितने राउटर ये ट्रेवल कर सकता है, और दूसरा क्वेश्चन है भाई कितने राउटर ये क्रॉस कर सकता है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ भाई अगर क्लियर नहीं है तो, हाउ मेनी राउटर्स इट कैन क्रॉस। ठीक है, हाँ बताओ भाई कैसे आंसर करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं कंफ्यूजन है जरा सा भी, ऊपर चल के देखो, तो देखो यहाँ पे देखो हमने 3 लिया था ना, टीटीएल फील्ड 3 थी, तो कितने राउटर इसने क्रॉस करे वो देखना जरा। 1 2, सिर्फ 2 राउटर को ये पार कर सका, क्रॉस मतलब पार, 2 राउटर ये पार कर सका। और ट्रेवल इसने कितने राउटर करा है, कितने राउटर ट्रेवल मतलब कितने राउटर्स को हाथ लगाया, 1 2 और 3, 3 राउटर को इसने हाथ लगाया। तो अगर टीटीएल फील्ड की वैल्यू 8 होगी तो कितने राउटर ट्रेवल करेगा भाई 8, और कितने राउटर क्रॉस करेगा भाई 7। ठीक है, तो बस सिंपल आंसर एकदम, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। हम आंसर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा भाई, हाउ मेनी राउटर्स इट कैन ट्रेवल 8, और हाउ मेनी राउटर्स इट कैन क्रॉस 7। ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना भाई, +1 -1 ये मिस्टेक होगी गेट एग्जाम में, 8 आएगा 7 आएगा ये कंफ्यूज होते रहोगे, तो 1% भी टेंशन नहीं लेनी। आप देख सकते हैं, सिंपल एग्जांपल बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। बस बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या करता है भाई टीटीएल राउटर, क्या करता है भाई, जैसे पैकेट को रिसीव करता है टीटीएल फील्ड को एक वैल्यू से डिक्रीमेंट करता है और फिर आगे फॉरवर्ड करता है। जो भी राउटर रिसीव करेगा पैकेट को, पहले टीटीएल फील्ड की एक वैल्यू कम करेगा और फिर उसके बाद उसको फॉरवर्ड करेगा। अब जिस भी राउटर ने टीटीएल फील्ड की वैल्यू 1 रिसीव करी, तो वो 1 का 0 करेगा और 0 करते पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अच्छा, एक बेसिक सी बात ना आपको और याद रखनी है। ठीक है, ये अभी तो नहीं, शायद आपको कल को कंफ्यूज ना करे, तो मैं आपको एक बात और बेसिक सी बता देता हूँ। ये देखो, जैसे ये सेंडर था, ठीक है, बीच में हम मान लेते हैं ये 2 राउटर, और ये रहा हमारा रिसीवर। तो सेंडर ने टीटीएल फील्ड की वैल्यू 3 सेट करके भेजी, तो राउटर ने इसने 3 रिसीव करी, इसने 2 बना दी, इसने 2 रिसीव करी, इसने 1 बना दी। अब जो रिसीवर है ना, रिसीवर 1 रिसीव करेगा और इसको काट के 0 करेगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब सिर्फ राउटर ही डिक्रीमेंट नहीं करते, रिसीवर भी डिक्रीमेंट करता है टीटीएल फील्ड की वैल्यू को। और जब रिसीवर 0 करता है तो वो पैकेट को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब रिजेक्ट नहीं करता। ठीक है, राउटर ने तो आगे पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करना, मतलब उसने पैकेट को ड्रॉप कर देना है। बट रिसीवर जब 1 से 0 करता है तो वो पैकेट को ड्रॉप नहीं करता, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट। ठीक है, कि राउटर एंड रिसीवर, ठीक है, बोथ राउटर एंड रिसीवर डिक्रीमेंट टीटीएल फील्ड वैल्यू बाय 1। ठीक है, बट इफ राउटर receives TTL field value as 1, then it will make it 0 and drop the packet, but receiver will accept the packet, receiver will accept the packet if TTL field becomes 0 after decrementing। ये चलो नीचे लिखता हूं मैं, after decrementing। ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान रखना। आई थिंक शायद आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं प्रॉपरली एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसको अच्छे से लिख लो। बोथ राउटर एंड रिसीवर डिक्रीमेंट टीटीएल फील्ड वैल्यू बाय 1, but if router receives TTL field value as 0, then it will make it but if router receives TTL field value as 1, then it will make it 0 and drop the packet, but receiver will accept the packet if TTL field becomes 0 after decrementing। ठीक है, तो डिक्रीमेंट करने के बाद अगर TTL field 0 हो रही है तो रिसीवर तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट राउटर ड्रॉप कर देता है पैकेट को। ठीक है,
आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, सिंपल बात है एकदम, है ना। आप जैसे सपोज कर लो यहाँ पे टीटीएल फील्ड की वैल्यू 5 होती, तो ये राउटर 5 को काट के 4 करता, ये 4 को काट के 3 करता और रिसीवर 3 को काट के 2 करता। तो ऑब्वियस सी बात है रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट करना था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जीरो के केस में भी एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो भी एक्सेप्ट कर लेता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, रिसीवर कभी नेगेटिव वैल्यू वाली बात तो रिसीव करने से, ये मत सोचना कि रिसीवर ने अगर टीटीएल फील्ड की वैल्यू 0 रिसीव करी तो फिर ये क्या करेगा। अरे 0 रिसीव ही नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर इस वाले राउटर ने पैकेट अगर ये देखो जैसे इस वाले राउटर ने टीटीएल फील्ड की वैल्यू 1 रिसीव करी थी और इसने 0 किया होता, तो 0 करा था तो इसने पहले रिजेक्ट कर दिया होगा, रिसीवर तक तो पैकेट पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो रिसीवर हमेशा पैकेट रिसीव करेगा तो मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकता है कि टीटीएल फील्ड वैल्यू रिसीव्ड बाय रिसीवर, मिनिमम टीटीएल फील्ड वैल्यू रिसीव्ड बाय रिसीवर विल बी 1, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। 0 होने का मतलब क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले जो इससे पीछे रिसीवर से जो पहले राउटर था उस राउटर ने वैल्यू 0 होने के बावजूद पैकेट को फॉरवर्ड किया, बट ऐसा कभी हो नहीं सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 रिसीव करेगा रिसीवर, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सबको। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये है जी टीटीएल फील्ड की बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। तो एक बार बस फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। टीटीएल फील्ड में हमने क्या देखा है भाई, पहली बात तो 8 बिट की फील्ड है। तो कोई भी पैकेट रिसीव हुआ, राउटर ने रिसीव किया, तो इसको नहीं पता था कहाँ फॉरवर्ड करना, तो इसने डिफॉल्ट राउटर के पास भेजा, तो इसने भी आ गया डिफॉल्ट, इसने भी आ गया डिफॉल्ट, तो लूप में फंस गए। तो लूप प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो उसके लिए हमारे पास टीटीएल फील्ड है। कैसे अवॉइड करना होता है, अवॉइड करने के लिए ये क्या करता है भाई, टीटीएल फील्ड की वैल्यू हमेशा डिक्रीमेंट होती चली जाती है, ठीक है। जैसे ही राउटर के पास पैकेट आता है तो पैकेट की में जो भी टीटीएल फील्ड होगी उसको डिक्रीमेंट करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर किसी राउटर ने पैकेट रिसीव किया जिसमें टीटीएल फील्ड की वैल्यू 1 थी तो वो 0 करेगा और 0 करते पैकेट को ड्रॉप कर देगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आगे आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा, लेकिन अगर 0 हो गई है वैल्यू तो पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा राउटर के द्वारा, ठीक है। सिंपल बात है एकदम। और क्रॉसिंग वाली बात और ट्रैवलिंग वाली बात आपको याद रखनी है भाई, देख ठीक है। तो टीटीएल फील्ड अगर 3 है तो कितने राउटर्स ने क्रॉस करे हैं भाई, 2 राउटर क्रॉस किए हैं। और कितने राउटर्स ने ट्रैवल करे हैं, तो 3 राउटर ट्रैवल करे हैं। तो सिंपल बात, टीटीएल फील्ड अगर n है तो इट कैन क्रॉस n-1 राउटर्स एंड इट कैन ट्रैवल n राउटर्स, ठीक है। सिंपल बात है एकदम, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टीटीएल फील्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट फील्ड देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड देखो, नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल फील्ड क्या कहती है, देखो बहुत सिंपल है। देखो प्रोटोकॉल फील्ड देखते हैं अब हम लोग। प्रोटोकॉल फील्ड ना अगेन 8 बिट की फील्ड है, ठीक है। प्रोटोकॉल 8 बिट की फील्ड है। तो ये हमें बताती है विच अपर लेयर प्रोटोकॉल, विच अपर लेयर प्रोटोकॉल इज यूजिंग डेटाग्राम, ठीक है। तो जो भी डेटाग्राम मतलब कौन सी अपर लेयर का प्रोटोकॉल इस डेटाग्राम को यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आईसीएमपी के लिए इसकी वैल्यू 1 रहती है, तो 8 बिट में आपको 1 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1, ठीक है। अच्छा, अगर आईजीएमपी यूज कर रहे होगे, आईजीएमपी, तो उसके लिए ये वैल्यू होती है जी 2, तो मतलब 0 0, तो 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है। तो 8 बिट में ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग से टीसीपी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 6 होता है, ठीक है। आप बाइनरी लिख सकते हैं। यूडीपी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 17 होता है, एंड सो ऑन। तो अलग अलग वैल्यूज हैं भाई, इतना हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये सब चीजें गेट एग्जाम में नहीं आएंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बताया, ठीक है। तो सिंपली प्रोटोकॉल फील्ड क्या बता रही है भाई, कौन से अपर लेयर का प्रोटोकॉल इस डेटाग्राम को यूज कर रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है जी। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि सर ये प्रोटोकॉल फील्ड का यूज ही क्या है, हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं। देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क लेयर ने जब डेटाग्राम रिसीव किया है तो ट्रांसपोर्ट लेयर को ऊपर फॉरवर्ड करना है ना। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे किस प्रोटोकॉल को फॉरवर्ड करना है, टीसीपी को कि यूडीपी को, एंड सो ऑन। तो जैसे टीसीपी अगर यूज हो रहा होगा तो 6 हमने रखा होगा प्रोटोकॉल फील्ड में, तो जैसे ही नेटवर्क लेयर 6 रीड करेगी तो वो क्या करेगी भाई, ऊपर टीसीपी को पैकेट फॉरवर्ड करेगी। अच्छा, अगर नेटवर्क लेयर 17 रीड करेगी प्रोटोकॉल फील्ड में तो वो यूडीपी को फॉरवर्ड करेगी, और अगर 1 रीड करेगी तो आईसीएमपी को करेगी, 2 यूज रीड करेगी तो आईजीएपी को मतलब पैकेट फॉरवर्ड करेगी, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। तो एक किस्म से हम ऐसे समझ सकते हैं, जो आपकी जो टॉप डाउन अप्रोच है ना नेटवर्किंग की बुक, उसमें बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया हुआ है, ग्लू, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक अ ग्लू, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल फील्ड है ये ग्लू है बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर,
ठीक है, तो दोनों को एक किस्म से चिपका रही है, यू कैन से लिंक बना रही है दोनों के बीच में। ऐसे ही मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर्स पढ़ाऊंगा, तो वो पोर्ट नंबर्स क्या होंगे, दीज विल एक्ट एज ए ग्लू बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो प्रोटोकॉल फील्ड इज जस्ट लाइक अ ग्लू बिटवीन, मैं लिख देता हूँ भाई, देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये आ सकती है गेट एग्जाम में। ठीक है, तो विच इज ग्लू बिटवीन योर नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो protocol field is like a glue between network and ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है जी, तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं जी नेक्स्ट अपनी फील्ड पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट फील्ड है जी हमारी प्रोटोकॉल के बाद हेडर चेकसम। ठीक है, तो हेडर चेकसम के बारे में हम लोग अब देखेंगे। देखो भाई, हेडर चेकसम, पहले तो मुझे ये बताओ ये कितने बिट की फील्ड है भाई, ये है 16 बिट की। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने चेकसम का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप मेरी नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चेकसम क्या होती है भाई, एक एरर डिटेक्शन स्कीम है ना। चेकसम क्या होती है भाई, एक एरर डिटेक्शन स्कीम। ठीक है, मैं रफली लिख देता हूँ, इट इज एरर डिटेक्शन स्कीम। ओके, एरर डिटेक्शन स्कीम। अच्छा जी, तो मतलब बेसिकली ये सिर्फ एरर को डिटेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, तो हेडर चेकसम का मतलब क्या हुआ, हेडर चेकसम का मतलब हुआ ये चेकसम सिर्फ और सिर्फ हेडर के लिए कैलकुलेट करा जाएगा, डेटा के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चेकसम फॉर हेडर ओनली, दैट इज नॉट फॉर डेटा। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। तो हेडर चेकसम का मतलब क्या हुआ, चेकसम सिर्फ और सिर्फ हेडर के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, डेटा के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका कारण क्या है, वाई हम सिर्फ हेडर के लिए क्यों कर रहे हैं, डेटा के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो बेसिक सा रीजन मैंने आपको बताया था कि जो आईपी है इट इज बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम, मतलब इसका जो फोकस है वो सिर्फ डिलीवरी पे है, एरर डिटेक्शन करेक्शन ये सब करना इसका काम नहीं है। मतलब इट हैज नो एरर चेकिंग, नो ट्रैकिंग एंड सो ऑन। मैंने सब कुछ आपको बताया था, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, जहां मैं आईपी की इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो है ये रीजन, और दूसरा ना एक बहुत सिंपल एक लॉजिकल रीजन और है। देखो ऐसे समझो, जैसे सपोज करो हमारे पास एक राउटर है। ठीक है, इस राउटर ने आईपी डेटाग्राम रिसीव किया। ठीक है, जैसे ही आईपी डेटाग्राम रिसीव करेगा, इसकी सबसे पहली ड्यूटी पता है क्या होती है, इसकी सबसे पहली ड्यूटी होती है भाई कैलकुलेट करना चेकसम। ठीक है, तो इट विल कैलकुलेट चेकसम। ठीक है, इट विल कैलकुलेट चेकसम, और चेकसम कैलकुलेट करने के बाद ये जो हेडर चेकसम वाली फील्ड है उससे ये अपना कैलकुलेटेड चेकसम मैच करेगा। अगर तो ये मैच हो गया, अगर तो ये मैच हो गया तो ये आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेगा पैकेट की, अदरवाइज ये पैकेट को ड्रॉप कर देगा। फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, अदरवाइज अगर मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ तो ये क्या करेगा भाई। ठीक है, अगर, हाँ, अगर मैच नहीं हुआ तो ये क्या करेगा भाई, पैकेट को सिंपली ड्रॉप कर देगा। ठीक है, कारण भाई ऑब्वियसली बात है, इसमें एरर है ना, तो वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा और आईसीएमपी एरर मैसेज करेगा सेंडर को। ठीक है, आईसीएमपी के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट आप सिंपली याद रख सकते हैं कि एरर मैसेज करेगा टू सेंडर ऑफ द पैकेट, जिसने भी पैकेट सेंड किया था या जो भी क्रिएटर था पैकेट का, उसको ये आईसीएमपी एरर मैसेज भेज देगा। अच्छा, इसको पता कैसे लगेगा भाई कौन था क्रिएटर, ऑब्वियसली सोर्स आईपी है ना। ये देखो, ये हमारे पास सोर्स आईपी एड्रेस की फील्ड है ना, तो पता लग जाएगा इसको कि कौन सा सोर्स था, तो उसको ये आईसीएमपी एरर मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, और अगर मैचिंग हो गई तो फर्दर प्रोसेसिंग होनी है, अगर मैचिंग नहीं हुई तो ड्रॉप कर देगा। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बार फटाफट से मेरे को रिवाइज कराओ। देखो, जैसे ही राउटर ने पैकेट रिसीव किया वो चेकसम कैलकुलेट करेगा। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करता है भाई, ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, है ना। आप चेकसम का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन में बोल देता हूँ। 16 बिट की फील्ड है ना ये,
तो हम हेडर के 16-16 बिट के टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। जितना भी बड़ा हेडर है हमारे पास, अगर मानते हैं मिनिमम हेडर 20 बाइट्स का है ना, तो 20 बाइट्स का हेडर है, तो एक किस्म से हम 16-16 बिट के टुकड़े करेंगे। 16 बिट की फील्ड है तो मतलब समझ लो 2 बाइट की फील्ड है, तो 2-2 बाइट के टुकड़े करेंगे हम 20 बाइट के, तो कितने टुकड़े होंगे? 10 टुकड़े होंगे। तो उन 10 टुकड़ों को हम लोग ऐड करेंगे और फिर फोल्डिंग मेथड लगाएंगे एंड सो ऑन। प्लीज मैं बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, आपको सब पता होगा, मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चेकसम का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, टुकड़े किए है ना, ऐड किया, फोल्डिंग मेथड लगाया, एंड सो ऑन हमने चेकसम कैलकुलेट किया, ठीक है, राउटर ने चेकसम कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करते ही ये जो हेडर चेकसम फील्ड है इसकी, ये देखो, ये जो इसको यू कैन से जो आईपी डेटाग्राम इसने रिसीव किया है उसके हेडर में ये हेडर चेकसम फील्ड होगी ना, है ना। तो ये हेडर चेकसम फील्ड से, ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हेडर चेकसम फील्ड में जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू को अपनी वैल्यू जो इसने कैलकुलेट करी उसके साथ मैच करेगा। अगर तो ये मैच हो गई तो फर्दर प्रोसेसिंग करी जाएगी आगे, और जो भी फॉरवर्डिंग करनी होगी एंड सो वो सब किया जाएगा। अदरवाइज अगर मैचिंग नहीं हुई तो ये पैकेट को ड्रॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें वो समझ जाएगा कोई ना कोई एरर है, और फिर कोई आईसीएमपी एरर में से सेंड कर देगा सेंडर को, ठीक है जी। ये है बेसिक सिनेरियो। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात आपको और पता होनी चाहिए, कुछ फील्ड्स ना ऐसी होती हैं आईपी हेडर में जो कि चेंज होती रहती है ना, मतलब जब भी राउटर पैकेट रिसीव करता है तो कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जिनको वो चेंज करता है। तो पहले तो हम यही क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड चेंज होती है और कौन कौन सी नहीं होती है, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है भाई, विच फील्ड्स आर चेंज्ड बाय राउटर व्हेन इट रिसीव्स द पैकेट। विच फील्ड्स, अरे भाई अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो क्या है, विच फील्ड्स आर changed by router when it receives IP डेटाग्राम, ठीक है। तो देखो, देखते हैं हम लोग कौन कौन सी फील्ड ये चेंज करेगा, ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, तो वही बात है, अब ना हम निकालते हैं हेडर वाला इमेज और उससे देखते हैं वर्जन। देखो वर्जन तो चेंज होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। हेडर लेंथ ना शायद चेंज हो जाए, कई की बारी चेंज हो जाती है, तो मे वाली बात आएगी यहाँ पे। हेडर लेंथ मे और मे नॉट बी चेंज, ठीक है। कब चेंज हो जाती है? जब हम ऑप्शंस वाली फील्ड, ये देखो ऑप्शंस है ना, कुछ 0 से 40 बाइट्स के, तो कुछ कुछ ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर पे पैकेट जाता है, तो है ना। तो मतलब कोई राउटर चेंज कर सकता है कुछ ऑप्शंस को, तो जिसके कारण से फिर हेडर चेकसम दोबारा कैलकुलेट करना पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। तो हेडर लेंथ फील्ड चेंज हो सकती है। अच्छा, सर्विस टाइप, ये सच बताऊं तो सर्विस टाइप फील्ड कभी यूज हुई नहीं है ना। उसमें जो सिर्फ शुरू की 3 बिट्स थी ना, जो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंस बताती हैं 000 से लेकर 111 तक, वही ज्यादा चेंज करी गई, उसके ऊपर ज्यादा कुछ काम किया नहीं गया। मतलब जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था कि सर मिनिमम डिले वाले रूट से कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, मैक्सिमम थ्रूपुट वाले से कैसे, एंड सो ऑन, वो सब कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो याद रखना है, सर्विस टाइप फील्ड चेंज होती नहीं है क्योंकि इसका ज्यादा यूज ही नहीं हुआ है ना। ठीक है जी, उसके बाद फिर टोटल लेंथ फील्ड है। टोटल लेंथ फील्ड अगेन में चेंज, शायद चेंज हो सकती है, कोई बात है, मैं आपको आगे फ्रेगमेंटेशन के टॉपिक में समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेगमेंटेशन का, वहां डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, इट इज नेवर चेंज, वही बात है, फ्रेगमेंटेशन में समझाऊंगा। फ्लैग्स में चेंज, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में चेंज, वही बात है, आगे बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन में इन सब चीजों की। टीटीएल फील्ड ऑलवेज चेंज, ये बात ध्यान रखना, हमेशा चेंज होगी। जब भी राउटर पैकेट को रिसीव करेगा तो वो 1 से डिक्रीमेंट करता है ना इस फील्ड की वैल्यू को, तो पक्की बात है इट इज ऑलवेज चेंज। अच्छा, प्रोटोकॉल फील्ड नहीं। अच्छा जी, हेडर चेकसम, हेडर चेकसम तो वही बात है, ऑलवेज चेंज है ना, ये तो हर बार रिकैलकुलेट करना ही करना पड़ता है। मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे दोबारा दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ता है, अगर आपको समझ में भी आ रहा होगा। कुछ फील्ड्स हैं जैसे टीटीएल फील्ड है, ये चेंज हो रही है, तो अगर ये चेंज हो रही है तो फिर दोबारा से हेडर चेकसम कैलकुलेट करना पड़ेगा ना राउटर को, तो प्लीज ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो एक दो बार कैलकुलेट होएगा भाई हेडर चेकसम। पहली बार कैलकुलेट हुआ किसके लिए? चेकिंग के लिए कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, मतलब एरर डिटेक्शन के लिए। अच्छा, दूसरी बार दोबारा से कैलकुलेट करा जाएगा, क्यों? क्योंकि अब राउटर पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है, तो दोबारा से कैलकुलेट करेगा, और जो भी कैलकुलेट करा उसने, वो जो भी वैल्यू निकली उसको हेडर चेकसम वाली फील्ड में डाल देगा वैल्यू को, और आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, 2 बार ही हेडर चेकसम कैलकुलेट किया जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। चलो भाई, आते हैं वापस अपनी बात पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, विच फील्ड्स आर चेंज्ड बाय राउटर व्हेन इट रिसीव्स आईपी डेटाग्राम, ठीक है, व्हेन इट रिसीव्स आईपी डेटाग्राम। हाँ जी, तो एक तो है जी टीटीएल फील्ड विच इज ऑलवेज चेंज्ड, और एक है जी हेडर चेकसम,
हेडर चेकसम भी हमेशा चेंज होगी। तो मैं लिख देता हूँ भाई ये कैसी फील्ड्स है भाई, जो कि ऑलवेज चेंज हो रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर वर्जन फील्ड ऐसी है जो कभी चेंज नहीं होगी। टाइप ऑफ सर्विस या सर्विस टाइप ऐसी फील्ड है जो कि कभी चेंज नहीं हुई है ना। और देख लो भाई, वर्जन था, टाइप ऑफ सर्विस था। अच्छा जी, उसके बाद फिर टोटल लेंथ हो रही थी। आईडी, आइडेंटिफिकेशन फील्ड, ये भी कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये भी कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये फील्ड ऐसी है जो कि कभी चेंज नहीं होती। अच्छा जी, वापस आओ, कौन कौन सी फील्ड ऐसी हैं जो कि चेंज हो रही हैं, है ना, मतलब सॉरी विच में चेंज, है ना। तो में चेंज में कौन सी आएंगी भाई, टोटल लेंथ, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। एक बार फटाफट से लिख लेते हैं, टोटल लेंथ, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ठीक है। उसके बाद और कौन सी है भाई, टीटीएल तो हमने देख ली। प्रोटोकॉल फील्ड, ये भी कभी चेंज नहीं होती भाई, शायद मैंने इसको नहीं लिखा है, तो एक बार हम इसको लिख देते हैं, प्रोटोकॉल फील्ड भी नेवर चेंज, ठीक है। प्रोटोकॉल फील्ड भी कभी चेंज नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, टोटल लेंथ, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, और बताओ, और हेडर चेकसम हो गया। हाँ, सोर्स आईपी, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, सोर्स आईपी एड्रेस इट मे चेंज, ठीक है। सोर्स आईपी एड्रेस मे चेंज। सोर्स आईपी एड्रेस कब चेंज होता है भाई, मैंने आपको बताया था नेट में, याद करो, मैंने 2-3 लेक्चर पहले शायद बनाया था एक नेट के ऊपर, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसमें मैंने आपको सारा चीज समझाया था। स्पेशल एड्रेसेस के लिए एक जो वीडियो बनाया था ना मैंने, स्पेशल आईपी एड्रेसेस का, उसमें मैंने आपको नेटवर्क एड्रेस रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। प्राइवेट एड्रेसेस जब मैंने बता रहा था, तो वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नेट। तो क्या करता था भाई नेट राउटर, आपने जो भी पैकेट भेजा होगा नेट राउटर के पास, तो नेट राउटर क्या करता था भाई, आपका आईपी एड्रेस हटा के अपना आईपी एड्रेस लगा के भेज देता था। क्यों, क्योंकि आपका पास जो आईपी एड्रेस है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वो तो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। याद है, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। प्लीज मैं बाबा चीजों की डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा। आप प्लीज मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस का वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिक क्या होता है भाई, नेट राउटर क्या करता है, जैसे आपने कोई पैकेट भेजा तो आपका आईपी एड्रेस हटा देगा और अपना आईपी एड्रेस उसमें लगा के भेज देगा। तो मतलब सोर्स आईपी में, जैसे आपने कोई पैकेट भेजा होगा मतलब इंटरनेट में, किसी किसी भी कंप्यूटर के पास आपने पैकेट भेजना था, तो ऑब्वियसली जो आपने पहले पैकेट भेजा होगा वो नेट राउटर के पास आएगा ना। तो नेट राउटर क्या करेगा भाई, उसमें से सोर्स आईपी में आपका आईपी एड्रेस हटा देगा और अपना लगा देगा। तो एक किस्म से तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेंज हो रहा है ना। तो प्लीज इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एसआईपी में चेंज, और किस में चेंज होता है भाई, किस केस में, नेट राउटर चेंज कर सकता है बस, बाकी और कहीं चेंज नहीं होता। तो इसलिए हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा, में चेंज वाली फील्ड में, इसलिए ठीक है। तो टोटल लेंथ, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट और सोर्स आईपी एड्रेस, दीज में चेंज, ठीक है, ध्यान रखना। ऑलवेज कौन सा होता है भाई, टीटीएल, टाइम टू लिव और हेडर चेकसम, और नेवर में प्रोटोकॉल, वर्जन, टाइप ऑफ सर्विस, आइडेंटिफिकेशन, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और में चेंज में टोटल लेंथ, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, सोर्स आईपी। अच्छा, और एक ऑप्शंस, जो ऑप्शंस वाली फील्ड है, वो भी कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सब आपको माइंड में फिट करके रखना है। अच्छा जी, तो बस अब क्योंकि कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि ऑलवेज चेंज हो रही है, जैसे टीटीएल फील्ड है ना, और कुछ फील्ड्स हैं जो शायद चेंज हो जाए, जैसे फ्रेगमेंटेशन में हम लोग आगे देखेंगे। तो मेन बात क्या है, राउटर की जिम्मेवारी बनेगी दोबारा से वो चेकसम को कैलकुलेट करे। एक बार तो उसने कैलकुलेट करा है चेकिंग के लिए कि हाँ जी पैकेट ठीक है या नहीं है, मतलब एरर डिटेक्शन के लिए, कोई एरर तो नहीं, उसने इसके लिए कैलकुलेट करा। और दूसरी बार किसके लिए कैलकुलेट करेगा भाई, अभी ये जैसे हमने देखा अभी, है ना, मतलब कुछ कुछ फील्ड चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है तो फिर दोबारा से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, और दोबारा से वो कैलकुलेट करेगा, और हेडर चेकसम फील्ड में वो वैल्यू डाल के आगे पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है जी। तो हम लिख देते हैं ये पॉइंट भी कि बिफोर फॉरवर्डिंग द पैकेट, बिफोर फॉरवर्डिंग द पैकेट, ओके, ये हेडर चेकसम इज अगेन कैलकुलेटेड बाय राउटर, पैकेट हेडर checksum is again calculated, again वही बात है, अभी मेरी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस पे लिखने की, again calculated by router, okay, before forwarding the packet
हेडर चेकसम इज अगेन कैलकुलेटेड बाय राउटर। ठीक है, बस इतना ही बहुत है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी मैंने सारा बोल ही दिया, आप अपने आप से नोट्स बना लेना। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा ना यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या था भाई, पैकेट को फॉरवर्ड करने से पहले राउटर दोबारा से हेडर चेकसम कैलकुलेट करेगा और हेडर चेकसम वाली फील्ड में वो वैल्यू डाल करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट हेडर चेकसम फील्ड। ठीक है जी, और बार बार समझा रहा हूँ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हेडर के लिए है, डेटा के लिए नहीं है। अब ये बात का भी मैं आंसर कर देता हूँ कि ये डेटा के लिए क्यों नहीं है। देखो सीधी सी बात है भाई, 2 बारी हेडर चेकसम कैलकुलेट हो रहा है ना। तो जब आपको पता है डेटा ने चेंज होना ही नहीं है, रादर चेंज होना है, तो वही बात है कुछ ना कुछ एरर आया होगा, तो शायद वो चेंज हो भी सकता है। बट फिर वही बात है, वो एरर डिटेक्शन करेक्शन ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर भी कर रही है और नीचे डेटा लिंक लेयर भी कर रही है। और आपको पता है भाई आईपी का मेन काम क्या है भाई, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम, उसको तो पैकेट को फॉरवर्ड करना है। तो इसलिए वो ज्यादा इस चक्करों में फंसता ही नहीं है, मतलब आईपी की जिम्मेवारी नहीं। ठीक है, तो ऊपर बैठी ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो ये सब काम करेगी एरर डिटेक्शन करेक्शन का। नीचे बैठी डेटा लिंक लेयर, वो भी काम करेगी डायरेक्शन करेक्शन का। नेटवर्क लेयर ये सब काम नहीं करने वाली, मतलब इन द सेंस थोड़ा अच्छा बोले तो आईपी ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो आईपी का ये काम नहीं है कि वो डेटा के लिए भी चेकिंग करवाए, क्योंकि वही बात है 2 बारी हेडर चेकिंग कैलकुलेट हो रहा है। और फिर अगर आप पहली बार जब कैलकुलेट कर रहे हो तो डेटा तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, 16 बिट के टुकड़े करने हैं। अगर बहुत बड़ा डेटा होगा तो फिर बहुत सारे टुकड़े बनेंगे और हेडर चेकिंग कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। ठीक है जी, और उसके बाद जब आपको फॉरवर्ड करना है पैकेट को, तो फॉरवर्ड करने से पहले दोबारा हेडर चेकिंग कैलकुलेट करवाना है, तो फिर दोबारा से वो सारा काम करना पड़ जाता, तो ऑब्वियसली टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पता है कि डेटा अननेसेसरी या यू कैन से जबरदस्ती तो चेंज होता नहीं है, लेकिन हेडर में कुछ कुछ फील्ड्स हैं जो बार बार चेंज हो रही हैं। तो इसलिए हमने क्या सोचा गया कि हेडर के लिए कैलकुलेट करवाओ, है ना, क्योंकि डेटा तो है ही कांस्टेंट, उसने तो चेंज होना नहीं है। अगर उसने चेंज नहीं होना, वही बात है, रफ बात कर रहा हूं मैं, मतलब कई बार को नॉइज आ गई, कुछ होगा तो चेंज हो भी सकता है। बट मेन बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो चेंज होगा। बट हेडर के अंदर कुछ फील्ड्स हैं जो कि चेंज होनी होनी है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर हेडर के अंदर कुछ ऐसी फील्ड्स है जो बार बार चेंज होनी होनी है, तो पक्की बात है राउटर को हर बारी दोबारा से हेडर चेकसम कैलकुलेट करना है ना। तो जब वो सेकंड टाइम हेडर चेकसम कैलकुलेट कर रहा है, तो उस टाइम पे भी फिर जबरदस्ती का वो डेटा इंक्लूड करेगा, और उसके बाद जो हेडर में कुछ फील्ड्स चेंज हुई थी उनको इंक्लूड करेगा एंड सो ऑन। तो भाई बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो 2 बारी, बस इतना समझो, बाकी सब छोड़ो, इतनी बात करो मेरे साथ। 2 बारी हेडर चेकसम कैलकुलेट होना है, मतलब चेकसम कैलकुलेट होना है ऐसे बोलो। ठीक है, 2 बार चेकसम कैलकुलेट होना है, तो उसमें हेडर और डेटा दोनों को आप क्यों इंक्लूड करते हो, टाइम बर्बाद होगा ना। तो टाइम सेव करने के लिए ऐसा सोचा गया। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो अब देख लो भाई, हम लोगों ने लगभग सारी फील्ड्स कवर अप कर ली हैं। ठीक है, वर्जन, हेडर लेंथ, सर्विस टाइप, टोटल लेंथ, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल और हेडर चेकसम, है ना। एसआईपी डीआईपी तो आपको पता ही भाई, है ना, कौन सा सोर्स आईपी एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। ऑप्शंस वाली बात बची है थोड़ी बहुत, वो मैंने आगे करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये 3 फील्ड जो हमारी बच गई थी, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, इन तीनों की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।